सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जो स्टूडेंट्स मुझको नहीं जानते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मेरा नाम तेजस्वी श्रीवास्तव है। मैं और मेरी टीम फिजिकल एजुकेशन इंडिया पिछले 6 साल से बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराती है और बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। पिछले साल से क्लास 12th के स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्लीज क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको भी यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपकी बुक्स। मैंने आपकी ये बुक्स देखी, मैंने पूरी बुक आपकी पढ़ी, जो ये एनसीएफ 2023 के तहत जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है। इसमें जो राइटर्स को साइट किया गया है, जिनकी राइटिंग्स यूज़ करी गई हैं, उनकी बुक्स हम लोग बैचलर्स में और मास्टर्स में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी 11th-12th की जो दोनों बुक्स मेरे पास है, मैंने इनको पढ़ा तो काफ़ी अच्छी बुक्स हो गई हैं ये, काफ़ी अपग्रेडेड नॉलेज इसमें आ गई है। तो अच्छा होगा आपके लिए कि अगर आप किसी ऐसे से पढ़ें जिसने इस फील्ड को 6 साल से देखा है, समझा है, टीचर्स के साथ उठा बैठा है, फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हों स्कूल के, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस मैं आपको इसमें दे पाऊँगा कि आपको इसमें आंसर्स को कैसे लिखना है अपने पेपर में, किस तरीके से आप एक टीचर को, फिजिकल एजुकेशन टीचर को पर्टिकुलरली अट्रैक्ट कर सकते हो अपने आंसर से। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे अब इसमें डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए है, जहाँ पे हम लोग आपके स्कूल्स के जितने भी क्लासेस हैं उनमें जो भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं, उसके बारे में हम एक टॉपिक वाइज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको पूरे टॉपिक्स इसके पढ़ाऊंगा, एक वीडियो में एक टॉपिक को रखेंगे और फिर उसके बाद थोड़े से हम उसमें सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस डालेंगे, ताकि समझने के लिए कि आपको सही से वो टॉपिक समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको सही से चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलो फटाफट हम लोग पहला यूनिट जो हमारा है उसको शुरू करेंगे। और भी बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि पहला वीडियो है तो मे भी थोड़ी सी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स की हम बात करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा कि फिजिकल एजुकेशन जो है ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, ये हमने पहले से ही पढ़ा है। फिर हम इमोशनली डेवलप करना हो, साइकोलॉजिकली करना हो, फिजिकली डेवलप करना हो, सोशली करना हो, मेंटली करना हो, हर तरीके से डेवलप करने के लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स हमें हेल्प करता है। लेकिन एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डेवलपमेंट होगा कब। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने कोई छोटा सा इवेंट करा दिया और उससे सब लोग डेवलप हो जाएंगे, नहीं। उस चीज को सही तरीके से डेवलप करने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, एक प्लेयर के एस्पेक्ट्स को डेवलप करने के लिए और उस पूरी रिसोर्स का सही तरीके से यूज करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे कोई स्पोर्टिंग इवेंट अगर हो रहा है तो उसमें हम मैनेजमेंट के थ्रू अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको आउट कर सकते हैं। ओलंपिक का एग्जांपल ले लो। ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो कि हर 4 साल में होता है। अलग-अलग कंट्रीज से प्लेयर्स आते हैं, खुद को डेवलप करते हैं। लेकिन क्या अगर वहाँ पे मैनेजमेंट ठीक ना हो, यानी कि प्लेयर्स जिस चीज़ के लिए आए हैं, कॉम्पीट करने के लिए आए हैं, अगर वहाँ पे ऑफिशियल्स अच्छे ना हो, अगर वहाँ पे अरेंजमेंट्स अच्छा ना हो, अगर वहाँ पे खाना-पीना अच्छा ना हो, तो क्या प्लेयर्स उस जगह को एन्जॉय करके और चीज़ें अपनी डेवलप कर पाएँगे? नहीं। अगर प्लेयर्स के लिए जो हम लोग विलेज बनाते हैं, जहाँ पे प्लेयर्स रहते हैं, अलग-अलग कंट्रीज के प्लेयर्स साथ में रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। अगर ये सारे मैनेजमेंट ना हो, ये सारे अरेंजमेंट ना हो, तो जो बेनिफिट्स हमको फिजिकल एजुकेशन से मिलने हैं वो हमको नहीं मिलते हैं। इसीलिए इस पूरे टॉपिक में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एक फोटो आप ये देख सकते हो अपने सामने। ये मेरे ख्याल से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फाइनल की फोटो है या इंडिया न्यूजीलैंड की है, सेकंड फ्लैग दिख नहीं रहा। सेमीफाइनल की है वर्ल्ड कप जो 2023 इंडिया में हुआ था। अब आप देख सकते हो इसमें कितनी ज्यादा भीड़ है और आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर ये बात, एक आइडिया भी अगर आप लगा लो कि इंडिया के अंदर इंडिया की टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली है, तो कितनी बड़ी मात्रा में क्राउड आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करी जाती है कि भाई क्राउड आएगा तो उसको स्टेबल कैसे रखना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेलिब्रिटीज़ भी आए होंगे, मिनिस्टर्स भी आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको पता चल जाएगा कि भाई ग्राउंड के बाहर भी आने वाले हैं कि हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो, बस एक ओवर देख लेने दो। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, उसके बाद ही इतना बड़ा इवेंट होता है। तो हम जो टीवी पे बैठ के देखते हैं, हमें तो यहाँ से पता नहीं चलता, बट बहुत सारे मैनेजमेंट होती हैं। कैमरामैन हो गए, लाइन्समैन हो गए, बाउंड्री पे जो बच्चे खड़े होते हैं वो हो गए, अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं, जो कि पहले से ही हम सारी चीज़ें सोच के चलते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जनरली 5 स्टेप्स हमारे पास है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जिनके बारे में हमको फोकस करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जब आप फर्दर कभी बैचलर्स करोगे फिजिकल एजुकेशन में तो वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स और ऐड हो जाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग ऐड हो जाएगा, बजटिंग ऐड हो जाएगा, इवैल्यूएशन ऐड हो जाएगा, अलग अलग चीजें जो होती हैं यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएंगी। तो लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और प्लानिंग के बारे में हम सबसे पहले अपना डिस्कशन शुरू करते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। देखो,
किसी भी इवेंट को कराने से पहले मैं स्पोर्ट्स के टर्म में ही बात करूंगा, ताकि आप स्पोर्ट्स के टर्म में इन चीजों को समझो, और जब आप पेपर देने जाओ, एग्जाम में जब आप लिखो, तो आपके दिमाग में आइडिया रहे कि स्पोर्ट्स का एग्जांपल्स देके आप कैसे इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है कि आप किसी भी एक्टिविटी को पहले से ही डिसाइड करो, एक ब्लूप्रिंट बनाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्लूप्रिंट। कभी भी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो एक ब्लूप्रिंट है जो हम अपने दिमाग में बना रहे हैं, या फिर एक नोटबुक में हम लिख रहे हैं कि हम जो चीज करना चाहते हैं वो कैसी होनी चाहिए। जैसे कि घर का ब्लूप्रिंट पहले बनता है घर को बनाने से पहले, तो उस तरीके से हम लोग सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्कूल में एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्पोर्ट्स डे का इवेंट होने वाला है, तो आप पहले पूरा प्लान करोगे कि किस दिन हमें कराना है, कितने इवेंट्स हमें कराने हैं, कितने लोग हमें चाहिए होंगे, मटेरियल कितना हमें चाहिए होगा, लाइनिंग के लिए मटेरियल कितना चाहिए होगा, फ्लैग्स कितने चाहिए होंगे, जो क्राउड आएगा, जो बच्चों के पेरेंट्स आएंगे, उनको कहाँ बैठाना है। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सब हमारी प्लानिंग के अंदर हो जाती है। प्लानिंग के अंदर व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, और whom इट इज टू बी डन, कौन इस काम को करेगा, ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में भी है, हिंदी वाले जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं नीचे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसे समझ सकते हो कि प्लानिंग में हम अच्छी चीजें तो देखते ही हैं कि क्या क्या करना है, हम बुरी चीजें भी देखते हैं कि भाई क्या गलत हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड कप का एग्जांपल बताया था कि भाई अगर बहुत ज्यादा क्राउड आ गई तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है हम प्लानिंग में पहली बात कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, हम अपने गोल्स डिसाइड करते हैं। आउटलाइनिंग टास्क, हमारे जो टास्क हैं उनके बारे में बात करते हैं। डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड शेड्यूल्स, स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि किसी काम को अगर करना है तो कैसे कैसे वो हो सकता है, अगर बीच में कुछ बाधाएं आती हैं तो हम उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, शेड्यूल्स कैसे हमें अपने पूरे करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या आ गया, सबसे पहला विजन आ गया कि भाई हम सोच रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेटजीज आ गई, गोल्स आ गए, शेड्यूल आ गया, बजट आ गया। तो प्लानिंग में ही हम बजट को भी ऐड कर लेंगे कि भाई जो काम हम आगे करने जा रहे हैं, जिन लोगों को हम हायर करेंगे, जो सामान हम लाएँगे, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखनी होती है। तो सबसे पहले आपका स्टेप हो जाता है प्लानिंग। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की। आपने प्लान तो कर लिया, अब आप डिपार्टमेंट्स बनाना शुरू करोगे कि आपको जो एक पूरा इवेंट कराना है स्पोर्ट्स डे का, उसके अंदर छोटे-छोटे पार्ट में आप उसको बाँटना शुरू करोगे। वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं? भाई सबसे पहले आप एक टीम डिसाइड करोगे फर्स्ट एड की। अब आपको पता है कि भाई बच्चों को चोट लग सकती है, तो आपने एक फर्स्ट एड टीम बनाई। एक आप वेलकम टीम आपने बना दी। ये वैसे कमेटी का चैप्टर आगे, कमेटी का टॉपिक है इसी चैप्टर में, पर एक आइडिया के लिए आप समझ सकते हो कि आपने ऐसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया कि आपने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए कि किस तरीके से आपको काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल। पर्सनल का मतलब यहाँ पे लोग हैं, ठीक है? ये इस पर्सनल का मतलब है पीपल। इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स एस्टैब्लिश्ड इन द स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिंग फंक्शन। तो जो हमने प्लानिंग में डिस्कस किया था, अब हम उसके लिए लोगों का और रिसोर्सेज का डिसीजन करना शुरू करेंगे, किस तरीके से हमें लोग चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, ये कि अगर आप में से कॉमर्स का होगा तो आपको पता होगा हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से एक डिवीजन ऑफ वर्क आपका प्रिंसिपल है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये जितनी ड्यूटीज देने की बात होती है, अब ये सब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाती है कि भाई वेलकम कमेटी, हमें चाहिए 5 लोग, फर्स्ट एड कमेटी, एक सीनियर डॉक्टर और 2 असिस्टेंट डॉक्टर्स ठीक होंगे, काफ़ी हो जाएगा इससे। हमें चाहिए ग्राउंड स्टाफ, कम से कम 8 हमें टीचर्स चाहिए होंगे जो ग्राउंड पे रहें। हमें स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है जूनियर, सीनियर और सेकेंडरी सेक्शंस में, तो उनके लिए हमें 8-8 टीचर्स लगेंगे। तो इस तरीके से पूरा डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग जो होता है, वो आप अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लेते हो, ठीक है? तो एलोकेशन हो गया, अलॉट करना लोगों को, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, कोऑर्डिनेट करना उन लोगों के साथ, चीज़ें कैसे बेटर कर सकते हैं, रिसोर्सेज के बारे में बात करना और एक पूरा सेटअप बनाना कि किस तरीके से कौन आदमी कहाँ पे जाएगा। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग समझ में आ गया होगा, और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप एग्जांपल्स देके उसको अच्छे से समझा पाओगे। नेक्स्ट बात आती है स्टाफिंग की। तो देखो अभी तक ये जो 2 चीज़ें हमने पढ़ी, पहला प्लानिंग और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। यहां तक अभी तक सिर्फ प्लानिंग चल रही थी दिमाग में, हम सिर्फ डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है। स्टाफिंग थोड़ा सा अलग आपका हो जाता है, जहां पे हम अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी तक हमारा इवेंट शुरू नहीं हुआ है, अभी तक हम सिर्फ अपने डिसीजंस ले रहे हैं, प्लानिंग ले रहे हैं। तो स्टाफिंग की बात भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो स्टाफिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजीशन एंड टू इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब ड्यूटी। अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जिन पोजीशंस को ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया था, वहां पे सही लोग आने चाहिए। यानी कि अगर आपने फर्स्ट एड टीम बनाई और आपने डिसाइड किया था कि मुझे एक सीनियर डॉक्टर और 2 असिस्टेंट डॉक्टर्स चाहिए या जूनियर डॉक्टर्स चाहिए, तो भाई आपको उसके लिए बेस्ट लोग को हायर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी वहां पे बैठा दिया। नहीं, आपको बेस्ट लोग चाहिए ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो ड्यूटी है, वो 100% फुलफिल हो सके और आपको वहां से 100% रिजल्ट दे। इसीलिए आपको सही लोगों को वहां पे
इनवाइट करना है। अब अगर आपके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं, अगर आपने प्लान किया है कि आप टेबल टेनिस भी कराना चाहते हो, बैडमिंटन भी कराना चाहते हो अपने स्पोर्ट्स डे पे, तो आपको उसके लिए चाहिए ऑफिशियल्स। अगर आप प्रोफेशनल ऑफिशियल्स बुलाना चाहते हो, तो भाई आप अच्छे ऑफिशियल्स को बुलाओगे। ऐसा नहीं कि आपकी गली में कोई बच्चा खेलता है जिसको 1 महीना हुआ है बैडमिंटन खेलते हो, तो आपने उसको बुला लिया कि आओ मेरे स्कूल में इवेंट करा दो। ऐसा नहीं होगा। आपको सही लोग हायर करने होंगे अपने स्टाफिंग की प्रोसेस में, ताकि आप सही लोग का यूज़ कर पाओ। नो ऑर्गनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फिल एंड कीप फिल्ड वेरियस पोजीशंस प्रोवाइडेड फॉर इन द स्ट्रक्चर विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। सही लोगों का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका काम खराब हो जाएगा। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल। अगर आप सही तरीके से स्टाफिंग करते हो, एक सही प्रोसेस के थ्रू जाते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कहीं पे वैकेंसीज आती हैं, तो पेपर्स में आती हैं, वेबसाइट्स में आती हैं, मैगज़ीन्स में आती हैं, जहाँ पे आपकी वो रिक्वायरमेंट देते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन बताते हैं कि हमको ऐसा क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट चाहिए, एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए। तो जब आप इस पूरे प्रोसेस से सही तरीके से करेंगे, एक सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, कोई एग्ज़ाम लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, तो आपका जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो बेस्ट होगा, ठीक है? इसके बाद स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़। अब भाई आपने इतनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़िंग में प्लान करी हुई थी कि हम एक काम करते हैं, लाइनिंग करने के लिए हम लाइम मँगाते हैं, चूना मँगा लेते हैं 50 किलो। अब आपने 50 किलो चूना तो मँगा लिया, लेकिन जो यूज़ करने आता है, आपने जिसको हायर कर लिया, उसको यूज़ करना ही नहीं आता है। अब वो सोच रहा है उसने 10 किलो चूना सिर्फ़ एक ही लाइन को बनाने में डाल दिया, आपकी वेस्टेज हो गई। या फिर आपने अ, खाने-पीने का सामान लेके आए, आप रिफ्रेशमेंट का सामान लेके आए, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं आता है। काफ़ी सारा सामान है जो खराब हो गया। तो इन सारी चीज़ों का जो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन है रिसोर्सेज़ का, उसके लिए भी आपको सही लोग चाहिए होते हैं, ठीक है? स्टाफिंग में क्या-क्या आ गया? हायरिंग, किसी को हायर करना, रिक्रूट करना, पर्सनल्स यानी कि जो पीपल हैं उनको लेना, उनको वॉलंटियर्स समझाना, वॉलंटियरिंगशिप समझाना, और एक अच्छा क्रू बनाना, एक अच्छी अपनी टीम बनाना। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा स्टाफिंग में, कि आपने हायर तो कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, जो लोग आपको नहीं चाहिए आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी इसके अंदर आता है। आपने मूवीज़ वगैरह में या देखा होगा, या फिर अपने पेरेंट्स या फिर आपके बड़े भाई-बहन अगर कहीं जॉब करते होंगे, आपने देखा होगा कि उनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है, उनको हायर कर लेने के बाद, है ना? तो इस ट्रेनिंग पीरियड का भी ये पार्ट आपके स्टाफिंग का होता है, जहाँ पे आपके जो कैंडिडेट होते हैं उनको समझाया जाता है कि ये हमारा काम है, इस तरीके से हम ऐसी टीम सोच रहे हैं, मतलब एक बेसिक लेवल पे समझा दिया जाता है कि वो कहाँ पे आए हैं, ठीक है? हिंदी में भी है, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर डायरेक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्टिंग पर्सन इज अ लीडरशिप क्वालिटी एंड इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड आल्सो बाय व्हेन। अब देखो हमने 3 प्रोसेस कर लिए। अब ये जो पार्ट है ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका जो काम है वो शुरू हो चुका है, लोग आ चुके हैं, अब आपको उन्हें सही तरीके से समझाना है कि उन्हें करना क्या है, ठीक है? इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, ये आपके एक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके बेटरमेंट के लिए। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब आपको लोगों को मोटिवेट करना है, आपको लोगों को अलाइन करना है, आपको उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी है, आपको उन्हें अपने टीम के टारगेट्स बताने हैं, आपको उन्हें अपने एम्स बताने हैं कि भाई हमने आपको हायर किया है, हमारा एम ये है कि अगर हम 29th अगस्त को अपना स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे तो सारे पेरेंट्स को खुश होके जाना है। हमने ये सारी प्लानिंग करी है, हमने जो बच्चे 4th और 5th आएँगे, हमने उनके लिए भी गिफ्ट्स डिसाइड किए हैं, हमें उन बच्चों को एक गिफ्ट्स देने हैं। यानी कि ये आप लोगों का काम है कि कोई भी बच्चा जब यहाँ से जाए तो वो निराश नहीं जाना चाहिए। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा ये कंप्लेन ना करे कि उसके साथ चीटिंग हुई है या फिर किसी तरह की बायसनेस हुई है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाना आपका किसमें आता है? डायरेक्टिंग के अंदर आता है कि आप उनको डायरेक्ट करते हो, आप उनको क्या करते हो, आप उनको निर्देशन देते हो कि भाई ये मेरी पूरी प्लानिंग थी जो मैंने इतने टाइम से बैठ के करी है, अब आप लोगों का काम है इसको सही तरीके से सक्सेसफुल बनाना। और लास्ट में जो आपका पार्ट आता है दैट इज़ कंट्रोलिंग। अब आपने डायरेक्ट कर दिया, लोग अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, अब आप करोगे कंट्रोलिंग, द प्रोसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर सक्सेस। अब आप देखोगे कि भाई मेरे जो लोग मैंने हायर किए हैं, जिनको समझाया है कि क्या वो लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। इन केस अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाओ, उनको सही तरीके से काम करना बताओ, क्या उनको चेंजेस करने हैं वो उन्हें बताओ और फिर उन्हें मोटिवेट करो कि आप अपना काम कंटिन्यू करो। जैसे कि इवैल्यूएशन आप कर सकते हो, आप देख सकते हो कि वो सही कर रहा है कि नहीं। आप एडजस्ट करवा सकते हो उसका काम, थोड़ी बहुत अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लो। उसका काम मेज़र कर सकते हो कि वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसको फीडबैक्स दे सकते हो, रिव्यूज़ दे सकते हो कि तुमने जो काम किया है इसमें तुम चाहो तो थोड़ा-सा इसको और ऐसे कर सकते हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तरीके से काम करेगा। यानी कि आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं अपने और आपका जो अल्टीमेट एम है
उसकी तरफ लेके जाना है अपनी पूरी टीम को, यानी कि नियंत्रण आपको करना है अपने काम के अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा जो आपका टॉपिक है, आप इसको अच्छे से बता सकते हो। एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताई कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो पेपर में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में लिखो, तो आप उसमें एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिख देना, और एग्ज़ाम्पल ऐसा लिखना, कोई कॉमन एग्ज़ाम्पल मत लिखना, क्योंकि मुझे जितना पता है कि बच्चे क्या करेंगे, आईपीएल का एग्ज़ाम्पल लिखेंगे, या फिर अपने स्कूल का एग्जांपल, जैसे कि मैंने भी स्पोर्ट्स डे का बताया, आप उसका एग्जांपल लिखोगे। आप एग्जांपल लिखो कोई रीसेंट अगर इवेंट हुआ है उसके बारे में, जैसे कि अ, जो आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर भी पढ़ने में उसको पसंद है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है आई थिंक, तो मार्च अप्रैल के पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, लॉन टेनिस का बहुत ही फेमस एक ग्रैंड स्लैम का इवेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो हर साल जनवरी में होता है। आप उसके बारे में एग्जांपल लेके लिख दो, बातें सारी सेम है, बस आप इवेंट ऐसा डाल दो कि आपके टीचर को भी इंटरेस्ट आए कि हाँ यार, ये बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है स्पोर्ट्स में, और इसको इस इवेंट के बारे में पता है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये सारी चीजें हम आपको आगे भी गाइड करता रहूंगा कि आपको किस तरीके से आंसर्स लिखना है और कैसे उसको समझाना है अपने टीचर को। चलो कुछ असेसमेंट कर लेते हैं, फटाफट आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो आप हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट है उसमें डायरेक्टिंग किस तरीके से काम करता है ये आपको बताना है। तो सामान खरीदने में, मोटिवेट करने में, गाइड करने में, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में, या फिर टिकट सेल्स में, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग द टीम टू अचीव गोल्स। आपको याद होगा डायरेक्टिंग कब आता है, सबसे पहला हमारा प्लानिंग है, फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग की, जहां पे हम गाइड करते थे लोगों को। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन टू ऑल टीम मेंबर्स, ताकि वो अच्छी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएँ, ठीक है? व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग का मेन एम क्या है? नई कमिटीज़ बनाना, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव डेविएशंस देना। डेविएशंस का मतलब है कि थोड़ा बहुत तोड़-मरोड़ के सही चीज़ों को अप्लाई करवाना उन लोगों से। डिसाइडिंग द इवेंट वेन्यू या रिक्रूटिंग न्यू प्लेयर्स। तो आपको सीधे-सीधे समझ में आ रहा है कि बी इसका भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नई कमिटीज़ हम नहीं बनाएँगे, हमारी कमिटीज़ बन चुकी हैं। डिसाइडिंग इवेंट वेन्यू, ये सब हमारा प्लानिंग का पार्ट है। रिक्रूटिंग न्यू प्लेयर्स, ये भी हमारा प्लानिंग का पार्ट है। तो काइंड ऑफ ये 3 जो हैं, ये तीनों ही आपके प्लानिंग के पार्ट हो जाते हैं, ठीक है? चलो। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टाफिंग इज ट्रू। तो स्टाफिंग के बारे में कौन सा ट्रू है? स्टाफिंग एंड्स वन पीपल आर हायर्ड। एक बार हम पीपल लोगों को हायर कर लेते हैं तो स्टाफिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। स्टाफिंग ओनली इन्वॉल्व्स वॉलंटियर्स। क्या ये सिर्फ वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करती है, जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत काम वगैरह देखते हैं? स्टाफिंग हेल्प्स इन असाइनिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। सही लोगों को सही काम के लिए हम चूज करते हैं। या फिर स्टाफिंग इज नॉट नीडेड फॉर स्मॉल इवेंट्स। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। तो स्टाफिंग तो आपको छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा इवेंट हो, हमें चाहिए। स्टाफिंग एंड्स वन पीपल आर हायर्ड, मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग प्रोसेस भी इसका इसका ही पार्ट है। तो एक बार आपने लोगों को हायर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टाफिंग खत्म हो गई, वो फिर भी चलता रहेगा। ये हटाओ, इन ओनली वॉलंटियर्स हटाओ। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो गया? सी, कि आप सही लोगों को सही जॉब के लिए यहाँ पे चूज करते हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये जो पूरा यूनिट है ये समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स हैं, ये हमने पहला टॉपिक कर लिया है। इसमें और जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे एक एक वीडियो में अच्छी तरीके से। इसके बाद वेरियस कमिटीज देखेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे करके हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और हम लोग जो हमारे क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए। जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपके डाउट है, आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।